नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। सोमनाथ में ओंकार मंत्रोच्चारण में शामिल होने के साथ ही ड्रोन शो भी देखेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा मानहानि का नोटिस। कहा कि 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत पेश करें ममता, वरना मुकदमे के लिए रहे तैयार। संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान। 28 जनवरी से होगी सत्र की शुरुआत। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक, तो वहीं 9 मार्च से होगी दूसरे चरण की शुरुआत। लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान में इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा बाधित। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु आज खेलेंगी सेमीफाइनल। अंतिम 4 में चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वॉन्ग जी से होगा सामना। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है और इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। पीएम आज रात वहां ओंकार मंत्र का जाप करेंगे और साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे और इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। आईपैक पर ईडी के छापे के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है और इस मामले पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेजा है। शुवेंदु ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी की चल रही जांच से ध्यान हटाने के लिए उनके खिलाफ निराधार और मानहानिकारक बयान दिए हैं। अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें और केंद्रीय गृह मंत्री को कथित कोयला घोटाले से जोड़ने का प्रयास किया, जबकि इसके कोई सबूत नहीं है। और इसके जवाब में अधिकारी ने अपने वकील के जरिए ममता बनर्जी को 72 घंटे के भीतर सभी कथित सबूत पेश करने का कानूनी नोटिस भेजा है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह मानहानि के तहत दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने एक वीडियो बयान जारी कर अनूप माझी लाला की डायरी के पन्ने सार्वजनिक करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी 2016 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा फली फूली। 2016 में सरकार आने के बाद पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी दल के संरक्षण में कोयला तस्करी को संस्थागत रूप दिया गया। जगन्नाथ ने दावा किया है कि उस दौरान वह राजनीति में सक्रिय नहीं थे और उनके पास लाला की डायरी के सैकड़ों पन्ने मौजूद हैं, जिसमें लिखा है कि किस तारीख को किसके माध्यम से पैसा भेजा गया। जगन्नाथ ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगी? मैं लाला की डायरी का हर पन्ना लीक कर दूंगा। आप लक्ष्मण रेखा पार कर रही हैं।
संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा और इसके बाद संसद की कार्रवाई के लिए दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के बजट सत्र 2026 को बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का यह आयोजन सार्थक बहस और जन केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस दौरान केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी, जिस पर दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बुके कॉल विद बीएलओ सुविधा शुरू की है और इस सुविधा के तहत अब मतदाता अपने बूथ लेवल अधिकारी के सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये सुविधा मतदाता सूची या एसआईआर से संबंधित किसी भी जानकारी और सहायता के लिए अत्यंत उपयोगी है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECI नेट पर लॉगिन करके मतदाता इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद बुके कॉल विद बीएलओ विकल्प चुनने पर बीएलओ 48 घंटे के भीतर मतदाता से संपर्क करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के हिंसक होने और देशव्यापी अशांति के बीच इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और इस कदम के बाद ईरान का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग कट गया है। पिछले 2 हफ्तों से जारी इन प्रदर्शनों में मानवाधिकार समूहों ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि की है। सरकारी टीवी पर झड़पों और आगजनी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो वहीं अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया है कि रात भर चली हिंसा में कई पुलिस अधिकारियों की भी जान गई है। और इधर देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनई ने एक टेलीविजन संबोधन में अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे प्रदर्शनकारियों के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर विदेशी विपक्षी समूहों और अमेरिका के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु मलेशिया ओपन में आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। अंतिम 4 में उनका सामना चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त वोंग झी से होगा और इससे पहले सिंधु का सामना क्वार्टर फाइनल में जापान की आकाने यामागुची से था, लेकिन बीच मैच से जापानी खिलाड़ी के रिटायर होने से सिंधु को सेमीफाइनल में जाने का रास्ता मिला। हालांकि सिंधु ने पहले गेम को 21-11 से अपने नाम किया। 3 साल में ये पहली बार है कि जब पीवी सिंधु ने सुपर 1000 के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। देश के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। पहाड़ी राज्यों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है, तो वहीं उत्तर भारत में कई इलाकों में तेज ठंड है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में शीतलहर का असर रहेगा। कई जगह तेज ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और हमारा सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी बीना को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।